हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो थंबनेल के अनुसार आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है हमारा एक नया बैच जो है नेट सेट 2023 2023 में सब्जेक्ट मैथमेटिकल साइंस ऑप्शनल पेपर 2 यहाँ पर जो है उसको लेकर के मैथमेटिकल साइंस के सारे कंसेप्ट अपन यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट 1 में आपके सामने जैसा कि डायग्राम में दिया हुआ है, एनालिसिस डायग्राम में देखिए एलिमेंट्री सेट थ्योरी। सबसे पहला टॉपिक जो हम उठा रहे हैं वो है एलिमेंट्री सेट थ्योरी, और जो सिलेबस हमारे पास दिया गया है 1 बाई 1 करके हम सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अभी जो हमें पढ़ना है, देखिए जो चीज़ें हमारे पास हैं, पहले टॉपिक में आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है एलिमेंट्री सेट थ्योरी, फाइनाइट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स। तो ये 3 टॉपिक को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद हमारी जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में आप देखिए हमारे पास क्या क्या आ रहा है। हमारे पास एक तो पार्ट आ रहा है एनालिसिस का और दूसरा पार्ट हमारे पास लीनियर अलजेब्रा का है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी इस दौरान कि हम पूरी की पूरी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे लेके चलें। चलिए तो खैर आगे बढ़ते हैं। और आज की हमारे टॉपिक का नाम, जैसे मैंने आपको बता दिया कि आज की हमारी टॉपिक है जिसका नाम है एलिमेंट्री सेट थ्योरी। तो हेडिंग बना लीजिए दोस्तों, एलिमेंट्री सेट थ्योरी। तो जो सेट की नॉलेज है वो बेसिक से लेकर के एडवांस तक जाती है, और सेट हमारे पास पहली बार जो है क्लास आई थिंक 10th या 11th में इंट्रोड्यूस होता है। तो 11th क्लास से लेकर के हम वहाँ से लेकर के आगे बढ़ेंगे, ओके, और धीरे धीरे फिर पूरे हाई लेवल को टच करेंगे। तो आइए बिल्कुल ज़ीरो से हीरो तक आपको बनाने की इस यात्रा में सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेट क्या होता है। ओके, तो अ सेट इज अ well defined collection of objects। ठीक है, तो देखिए यहां पे कलेक्शन आ गया बीच में कि सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। इसका मतलब जो कलेक्शन होता होगा वो 2 टाइप का होता होगा। ओके, कलेक्शन मतलब कि समूह, कलेक्शन मतलब कि समूह किसी चीज का झुंड टाइप का। तो समूह 2 टाइप का होता होगा, एक होता है नॉट वेल डिफाइंड और एक होता है वेल डिफाइंड। जी हाँ, जो नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है वो कलेक्शन तो होता है मगर सेट नहीं होता है, और ये कलेक्शन जो होता है वो सेट होता है। तो एक तार्किक बात यहां से ये भी आ रही है कि हर सेट एक कलेक्शन है परंतु हर कलेक्शन एक सेट नहीं है। एवरी सेट इज अ कलेक्शन। ओके, एवरी सेट इज अ कलेक्शन बट एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट। ये एक तार्किक बात यहां से आई है, इसको नोट करिएगा। सेट के लिए मैं एक लाइन यहाँ पे बोलता हूँ कि जो सेट होता है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसको मैं लिखूंगा नो एम्बिक्विटी। नो एम्बिक्विटी, ओके। एम्बिक्विटी का मतलब क्या होता है? अस्पष्टता। नो एम्बिक्विटी और यू कैन से कंफ्यूजन। किसी भी प्रकार की अस्पष्टता या कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। किसकी अस्पष्टता? रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, और लिखना है, और एक्सक्लूजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसा कि मैंने कहा कि सेट जो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, तो यहां पर एक चीज याद रखिए कि यहां पर किसी एलिमेंट को लेकर किसी प्रकार की एम्बिग्विटी मतलब कि अस्पष्टता या कंफ्यूजन, किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए कि कोई एलिमेंट सेट को किसी दिए गए सेट के लिए इंक्लूजन कर रहा है, मतलब या वो इंक्लूसिव है, या मतलब उसे इंक्लूड किया जा सकता है या एक्सक्लूड किया जा सकता है। इसको लेकर के संशय नहीं होना चाहिए। यहां पर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का मतलब समझिए, अगर सरल भाषा में बात की जाए तो इंक्लूजन का मतलब होता है शामिल होना, शामिल किया जा सकता है, या इसे एक्सक्लूजन का मतलब होता है बेदखल यानी बाहर करना। मतलब किसी चीज को लेकर के उसे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात बताऊं कि
कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। ओके, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, आप लोग भी लिखिए ऑफ वॉवेल्स। तो कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स में आपके पास फाइनाइट निश्चित है ए ई आई ओ यू। अब ए को लेके, ई को लेके, आई को लेके, ओ को लेके, यू को लेके, इनके इंक्लूजन या एक्सक्लूजन के लिए हमारे मन में कोई डाउट नहीं है ना। मतलब हमें बिल्कुल पक्का है कि यहाँ पे ए ई आई ओ यू सभी के सभी क्या है, इंक्लूसिव हैं। ए ई आई ओ यू सभी के सभी क्या है, ये इंक्लूसिव है। मतलब ये जितने लिखे हुए हैं ये ऑल इंक्लूसिव हैं, और इसको छोड़ करके बाकी के जो बच गए हैं, रेस्ट ऑल, वो क्या है, वो एक्सक्लूसिव है। जी हाँ, तो किसी के इंक्लूजन या किसी के एक्सक्लूजन के रिगार्डिंग हमें हमारे मन में किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। अब यदि मैं एग्जांपल ले लूं, कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स। ओके, कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स। तो आप देखिए, अब यहां पर यदि आप इसमें सेट में लेते हैं तो आपके पास एक डाउटफुल स्थिति है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बुक है, आप सोच रहे हैं कि वो मेरी फेवरेट है कि नहीं है। ओके, कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स, और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है ये बात कि आपके लिए एक फेवरेट कोई अलग होगा, दूसरे के लिए फेवरेट अलग होगा। बट वॉवेल तो सबके लिए वॉवेल है, बट यहाँ पर आपके मापदंड में कुछ और दूसरों के मापदंड में कुछ और, ठीक है ना। मतलब मेरा लाल रंग अलग और आपका लाल रंग अलग, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मतलब जो चीज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो और जिसमें किसी प्रकार की शक शुबा ना हो, वही चीज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन, वही कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड कहा जा सकता है। तो यहाँ पर यदि ऐसी बात है, फेवरेट जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता है। ओके, मतलब इसके जो मायने हैं वो अलग अलग एक्सपेक्ट हैं, मल्टीपल चॉइस हो सकती है यहाँ पे। तो ये जो आपके पास कलेक्शन ऑफ बुक्स बनेगा, ये कलेक्शन तो होगा मगर ये सेट नहीं होगा। सो गाइज, इट्स नॉट अ सेट। ये जो है ये सेट नहीं होगा, यह समुच्चय नहीं होगा। ओके, सो फेवरेट बुक्स का कलेक्शन समुच्चय नहीं है। ओके, आइए बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म, इसी को कहते हैं लिस्ट फॉर्म। ओके, तो जैसा कि नाम है लिस्ट फॉर्म, रोस्टर या एक तरीके से टैबुलर फॉर्म कह लीजिए। तो इसमें कोई, जैसे मेरे पास सेट है ए, तो ए को मेरे को यदि रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, इसमें लिस्ट फॉर्म में लिख दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है मैं दे रहा हूं ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे एक काम करो, इसको इवन नेचुरल नंबर कर दो तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा, इवन नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर में क्या करूँगा, सबसे छोटा इवन नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है, 2 से, 2 के बाद 4, फिर 6, फिर 8। इस तरीके से ये कैसा सेट होगा, ये इसमें बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, इसलिए इस सेट को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ओके, इनफाइनाइट सेट। ये आपके पास बन गया कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और साथ ही साथ ये इनफाइनाइट सेट है, तो ये रोस्टर फॉर्म में आपने लिखा है। ओके, अब इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब एक स्टेटमेंट दे देते हैं हम, तो कैसे लिखेंगे इसी सेट का नाम, ए इज इक्वल टू, सो ए इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट एक्स। ए जो है एलिमेंट एक्स का कनेक्शन है जहां पर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहां पर एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है। ओके, एक्स जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड कॉमा, ओके, एक्स इज द नेचुरल नंबर। एक काम करो, यहाँ पे थोड़ा सा और सुधार लाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, वो मैं बता देता हूँ कि आपको, क्योंकि अपन को स्टेटमेंट बनाना है तो कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक्स इज इक्वल्स टू 2n, एक्स इज इक्वल्स टू 2n, कॉमा एक्स कॉमा एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे n को हम नेचुरल नंबर लेते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे यदि आप इसको खोलोगे तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 2 3 4, और n की करस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए क्या टूटेगा, 2 4 6 8। तो इसको इस तरीके से अपन सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए अगला बात करते हैं। अगली टॉपिक है हमारी रसेल पैराडॉक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है। पैराडॉक्स का मतलब समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक इमेज दी है। व्हाट इज सिंपली मीनिंग पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ें होती है जिसको लोग इतनी आसान से जो है हजम ना कर सके। जैसे लिखा है, ए स्टेटमेंट दैट सीम्स टू गो अगेंस्ट कॉमन सेंस बट मे स्टिल बी ट्रू। मतलब आपको
लगेगा कि यह विरोध है मगर फिर भी वो सही होगा। ओके, अ फॉल्स स्टेटमेंट दैट इज फर्स्ट सीम ट्रू, अ पर्सन और थिंग हैविंग क्वालिटीज दैट सीम टू बी अपोजिट, मतलब कि एक तरीके से एक गलत चीज़ लगने वाली चीज़ जो है आपको सही साबित हो गई, इसको बोलते हैं रसल पैराडॉक्स। मतलब जो चीज़ हो रही है बट आप उसका मन अंदर से आपको उस चीज़ को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था, ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, पैराडॉक्स बोलते हैं, जिसमें अंतर विरोध की स्थिति हुआ करती है। तो रसल्स का पैराडॉक्स क्या था? रसल्स का पैराडॉक्स था नो सेट बिलोंग्स टू इटसेल्फ, मतलब कि कोई भी सेट जो होता है वो खुद के अंदर बिलोंग नहीं करता है। ये देखिए, कोई भी जो सेट होता है वो खुद के अंदर बिलोंग नहीं करता है। अब यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि यदि मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ तो आपका ध्यान कहाँ जा रहा होगा, आपका ध्यान जा रहा होगा सबसेट की तरफ। ओके, जिसमें आपने सुना था क्लास 11 10th में, 11 या 12th में, कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो आप क्या लिखते थे? आप लिखते थे ए इज द प्रॉपर सेट ऑफ ए, या ए इज द इक्वल, सॉरी ए के साथ तो इक्वल ही आएगा, या A1 इज द प्रॉपर सेट सबसेट ऑफ ए। ये चीज़ें आप यूज़ किया करते थे। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पर ये जो सिंबल इस्तेमाल हो रहा है, ये जो सिंबल है ये सबसेट का सिंबल है। ओके, बट मैं यहाँ क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं पूछ रहा हूँ कि डज ए बिलोंग्स टू ए, क्या कोई सेट खुद के अंदर बिलोंग करेगा? नहीं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। सेट खुद के सेट का सबसेट हो सकता है, बट कोई सेट एज अ एलिमेंट बिहेव नहीं करेगा। कोई सेट है एज अ एलिमेंट खुद के सेट के लिए नहीं होगा। तो ये बात बताती है रसल पैराडॉक्स, ओके, जो आपने देखी अभी ऊपर, कि नो सेट बिलोंग्स टू इटसेल्फ, मतलब अगर कोई एलिमेंट x है, इफ x इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट ए, देन वी राइट x बिलोंग्स टू ए, बट वी कांट राइट a बिलोंग्स टू a। हम कभी नहीं लिख सकते हैं कि a जो होगा सेट a का खुद का एलिमेंट होगा। ओके, यस। चलिए दोस्तों, अब अगले सेट की बात करते हैं, जिसका नाम है वाइड सेट। वाइड सेट को ही हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का ही नाम है नल सेट, और इसके सिंबल क्या होते हैं? फाई और करली ब्रेस खाली, इस तरीके से। तो एम्प्टी सेट को हम किससे शो करते हैं? खाली करली ब्रेस से शो करते हैं, या इसी को हम फाई बोलते हैं। तो एक सवाल यहाँ पे आता है कि क्या एम्प्टी सेट किस टाइप का, कलेक्शन जो है किस टाइप का रहा होगा? वेल डिफाइंड है कि नॉट वेल डिफाइंड है? बताइए, एम्प्टी सेट है, जो एम्प्टी सेट है तो वेल डिफाइंड कलेक्शन रहा होगा कि नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन रहा होगा? तो आपको मेरी बात पे हंसी आ रही होगी कि सर आप सेट जब बोल रहे हो तो नॉट वेल डिफाइंड तो ये हो ही नहीं सकता है, ये वेल डिफाइंड ही रहा होगा। बिल्कुल सही बात है बच्चों। तो यहाँ पे जो एम्प्टी सेट होता है वो वेल डिफाइंड टाइप रहता है। ओके, एम्प्टी सेट जो है वो वेल डिफाइंड टाइप का रहा करता है, बिकॉज यहाँ पर आप सुनिश्चित हो, यहाँ पर सर्टेन हो, यहाँ पर आप बिल्कुल रिजिड हो कि इस बात पे आप बिल्कुल टिके हुए हो कि कोई एलिमेंट उस सेट के अंदर नहीं होगा, मतलब सबका सब एक्सक्लूजन हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पर जो सेट होगा ये वेल डिफाइंड होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हम बात कर रहे हैं सबसेट की। ओके, तो आइए लिखते हैं सबसेट। तो सबसेट क्या होता है? लिखिए, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी जो हैं दो सेट्स हैं, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए एग्जिस्ट इन बी, इन बी, मतलब ए की जो हर एलिमेंट है वो बी के अंदर बैठी हुई है, देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। तो ए को हम क्या बोलते हैं? सबसेट ऑफ बी। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिए, ए आपके पास कितना है? 1 2 3, और बी जो है फैमिली क्या है, सेट है बी 1 2 3 4 5। ओके, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो 1 2 3 एलिमेंट है वो बी के अंदर भी बैठे हुए हैं। यदि मैं इसको डायग्राम को बनाना चाहूँ तो देखिए मैं किस तरीके से बना सकता हूँ। दोनों को अंदर है 1 2 3, और बी के अंदर कौन है? 4 और 5। तो बी बाहर वाला है और ए अंदर वाला है। तो आप देखिए यहाँ पे ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे क्या रहा है? ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। क्लियर हो गया?
तो अब आपने देखिए सबसेट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रॉपर सबसेट और एक होता है इक्वल सबसेट, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ लेते हैं। बट हम आपको बता देते हैं कि सेट के बारे में जो नंबर सिस्टम्स के रूल होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम किस तरीके से सेट को सेटिस्फाई करते हैं? तो नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर आर द होल नंबर ऑफ रेशनल नंबर सॉरी उल्टा बोल गया मैं, सबसेट बोलना था। इंटीजर्स आर द सबसेट ऑफ रेशनल नंबर आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड रियल नंबर आर द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे शो करते हैं अपन? जेड से। तो ये नोटेशन याद रखिएगा। यहाँ पे जो एन है, एन का मतलब है क्या? नेचुरल नंबर। ओके, डब्लू का मतलब है होल नंबर, और फिर आई का मतलब है इंटीजर। ओके, क्यू का मतलब क्या है? रेशनल नंबर। फिर आर का मतलब है रियल नंबर और जेड का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जेड तो आप जानते ही एक्स प्लस आई वी की फॉर्म में डिनोट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे यूज़ में आएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? अभी अभी मैंने बताया था आपको लास्ट स्लाइड में कि प्रॉपर सबसेट और इक्वल सबसेट दो टाइप के सबसेट होते हैं। आप एक सिचुएशन में ऐसी विचार करिए कि जैसे आपके पास मान लीजिए ये आपके पास में 1 2 3 ओके 4 5, ये देखिए। तो यदि मैं यहाँ पर एक सबसेट आपके सामने ले लूँ ए, तो ए इक्वल्स टू क्या बनेगा? 3 4 5। और बी कितना आपके पास में? बी है 1 2 3 4 5। तो देखिए ए और बी किसी हाल में इक्वल सबसेट नहीं बन पाएंगे। मतलब जो ए के पास है एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा? क्या इसको डेफिनेशन फॉर्म में कैसा लिख सकता हूं? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए एग्जिस्ट इन another set B such that there exists at least one element in B which does not belongs to A। देखो भाई, B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि A के अंदर ना हो। B में कम से कम एक एलिमेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिए देता हूं कि मैंने दो सेट बनाए। एक सेट मैंने बनाया अल्फ़ाबेट का ABCD अप टू Y तक का। ओके, और दूसरा सेट मैंने आपके सामने बनाया B इज इक्वल टू फिर से अगेन ABCD अप टू जेड तक का। तो देखो ध्यान से, यहाँ जो A है, A जो होगा वो B का क्या होगा? B का प्रॉपर सबसेट होगा। यहाँ पे A जो होगा वो B का प्रॉपर सबसेट होगा। याद रखना, प्रॉपर सबसेट की कंडीशन बनती है कि A इज नॉट इक्वल टू B, A इज नॉट इक्वल टू B। और प्रॉपर सबसेट के केस में A को हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट और B को हम बोलते हैं सुपर सेट। तो नाम लिख लो यहाँ पे, A को हम क्या बोलते हैं? A को बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। और इस केस में हम B को क्या बोलते हैं? B को हम बोलते हैं सुपर सेट। B को क्या बोलते हैं? सुपर सेट। तो एक तो कहलाता है प्रॉपर सबसेट और एक कहलाता है सुपर सेट। तो यहाँ पे A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ठीक है ना? तो मतलब कि कुल मिला के ये है कि A में कम से कम ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट, मतलब B के सारे एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे A में। ओके, B के सारे एलिमेंट A में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बस यही होता है। इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। मतलब कि B के सारे एलिमेंट A में नहीं आएंगे, कम से कम एक एलिमेंट मिसिंग होगा। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, जितने मिसिंग एलिमेंट होने दो, मगर कम से कम एक एलिमेंट मिसिंग होगा। देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच डज नॉट बिलोंग्स टू ए। नोट कर लो ये लाइन को, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ये लाइन आप नोट कर लीजिए। लिखिए, देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच डज नॉट belongs to A। ओके, तो अगर ये सिचुएशन है, that time A is said to be proper subset of B। ओके, and remember in the case of proper subset A is
डज नॉट इक्वल टू बी। ओके, इस समय ए को हम क्या बोलेंगे, ए कहलाएगा इस समय प्रॉपर सबसेट, और इस समय जो बी होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इस समय बी को हम बोलेंगे सुपरसेट। इस समय बी हमारा कहलाएगा सुपरसेट। अदर केस देखिए, प्रॉपर सबसेट जो नहीं है, जो प्रॉपर सबसेट नहीं है, मतलब वो ए अगर प्रॉपर सबसेट नहीं है, एक तरीके से, सॉरी ये नहीं लिखा जाएगा, नॉट अ सबसेट मत कर देना, प्रॉपर सबसेट नहीं है तो दूसरी केस क्या होती है, उसको बोलते हैं हम इक्वल सबसेट। इक्वल सबसेट, तो इक्वल सबसेट में दो चीजें हुआ करती हैं। इक्वल सबसेट को हम लिखते हैं इस तरीके से, तो इक्वल सबसेट में दो चीजें होती हैं, एक ए इज द सबसेट ऑफ बी एज वेल एज ए इज इक्वल टू बी। ये दो कंडीशंस होती हैं इक्वल सबसेट में। ओके, ये थोड़ी सी लाइन में यहाँ पे एक और ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे पूरा पूरा लिख लीजिए। ए क्या है इस सिचुएशन में, ए इज द प्रॉपर सबसेट किसका, बी का, ऑफ बी। एंड बी क्या है यहाँ पे, बी जो है मैंने सुपर सेट तो बताया था, मगर किसका सुपर सेट, सुपर सेट ऑफ ए। बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट्स में आता है फाइनाइट सेट। तो नाम से ही स्पष्ट है, फाइनाइट मतलब कि काउंटेबल, अ सेट कंटेनिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। मैं कहता हूँ चाहे किसी सेट में बहुत सारे अरबों खरबों एलिमेंट हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए सेट ऑफ हेयर्स इन योर हेड, स्कल, आपके सिर में कितने बाल होंगे। ओके, सो सिर में जितने बालों का सेट है वो कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। ओके, फाइनाइट सेट है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि अनगिनत इतने बाल होंगे कि गिन ही नहीं पाओगे, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो आप गिन ही पाओगे, तो कभी ना कभी तो गिन ही लोगे अगर गिनना चाहो तो। सो वो जो हो जाएगा कैसा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। अगला मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, नल सेट। नल सेट कैसा सेट है, फाइनाइट सेट, बिकॉज मैं बोलूँगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन नल सेट इक्वल टू कितना, जीरो, एंड जीरो इज अ फाइनाइट नंबर, जीरो इज अ फाइनाइट नंबर। बट इनफाइनाइट सेट की मैं बात करता हूँ, व्हाट इज इनफाइनाइट सेट, अ सेट कंसिस्टिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड infinite set. Okay, uncountable number of element is called infinite set. Example, set of natural number, set of नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर के मैं सेट की बात करूं तो 1 से स्टार्ट 2 3 और फिर इसके बाद पता नहीं कहां पर खत्म होते हैं, तो ये कैसे सेट है, ये इनफाइनाइट सेट कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला टॉपिक है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, अ फैमिली और अ सेट, एक ऐसी फैमिली या एक ऐसा सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट, जो कि किसी सेट के सारे सबसेट को अपने अंदर एज अ एलिमेंट रखे, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए आपके पास कोई सेट है 1 2 3, तो सबसे पहले आप इसके सबसेट्स ले लीजिए, तो इसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे, 1 बनेगा, सेट ऑफ 2 बनेगा, सेट ऑफ 3 बनेगा, सेट ऑफ 1, 2, सेट ऑफ 1, 3, सेट ऑफ 2, 3। ये तो प्रॉपर केसेस हो गए, और एक इक्वल सबसेट बनेगा 1, 2, 3। ओके, और आप जानते हैं कि हर सेट का फाई जो होता है एक सबसेट हुआ करता है, तो ये सारे क्या हो गए, ये एलिमेंट हो गए। ये एलिमेंट मतलब ये जो सेट है ये एलिमेंट एज अ एलिमेंट ट्रीट होंगे, किसके लिए, पावर सेट के लिए। तो पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट हाउ मच इज इक्वल टू, जितने सबसेट्स होंगे, इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स, जितने सबसेट्स होंगे उतने पावर सेट के अंदर एलिमेंट होंगे। सो कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट दैट इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर n। आंसर कितना होगा, 2 की पावर n एलिमेंट्स हुआ करेंगे पावर सेट के अंदर। ओके दोस्तों, तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ सेट थ्योरी जो आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया है, ये उसका पहला लेक्चर था। ओके, तो इसमें केवल हमने इंट्रोडक्शन केवल कवर किया है, और अगर हायर्स मैथमेटिक्स के मामले में बात की जाए तो मैंने केवल इसमें रसल पैराडॉक्स भी इंक्लूड करें हैं, जिसने कहा है कि नो सेट बिलोंग टू इटसेल्फ। बाकी सारा का सारा बेसिक ही रहा इसमें प्रीवियस क्लासेस का। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। आपको कैसा लगा हमारा लेक्चर ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।